बारिश कभी सिर्फ मौसम नहीं होती, कभी कभी वो ही किसी अनजान इंसान को जिंदगी का सबसे अपना बना देती है। एक बरसाती दोपहर, कोलकाता की भीगी सड़कों पर एक विशाल छाता, एक भीड़ से खाली ट्रैम स्टॉप और दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को जानते भी थे और नहीं भी जानते थे। उस दिन बारिश सिर्फ आसमान से नहीं बरस रही थी, वो दो दिलों के बीच की सारी दूरियां भी धो रही थी। कौन सोच सकता था कि एक साधारण सा छाता कुछ घंटों के भीतर दो परिवारों की किस्मत, दो जिंदगियों का भविष्य और दो दिलों की दुनिया बदल देगा। आज की कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, ये उस बरसाती दिन का काव्य है जिसे नियति ने स्वयं लिखा था। पेश है आज की विशेष प्रस्तुति, बरसात के दिन का काव्य, एक छाता, दो अजनबी और पहली मोहब्बत। दोपहर के 3 बजे थे। विलिंगटन स्क्वायर के उत्तर पश्चिम कोने पर खड़ा रघुनाथ ट्राम का इंतजार कर रहा था। 4:30 बजे भवानीपुर में एक दोस्त के घर चाय का न्योता था। रास्ते में एक और काम निपटाकर ठीक वक्त पर वहां पहुंचना था। भादों का महीना। इस साल बारिश देर से ही जोर पकड़ रही थी। घर से निकलने से पहले ही पूरब के आसमान में पानी से भरे घने बादल घिराए थे। जल्द ही बारिश होने की आशंका देखकर रघुनाथ की मां ने जबरदस्ती उसके हाथ में एक छाता थमा दिया था, क्योंकि आजकल के ज्यादातर नौजवानों की तरह रघुनाथ को भी छाते से सख्त चिढ़ थी। धूप और बारिश की परेशानी से ज्यादा वो छाता ढोने को एक बड़ी मुसीबत मानता था। इसके अलावा उसे लगता था कि मामूली सुख सुविधा के लिए एक उलझे हुए और औरतों जैसे यंत्र से अपने शरीर को लादना दुख सुख से परे बेपरवाह जवानी की शान के खिलाफ है। छाता ले जाने में उसने बहुत आनाकानी की थी, लेकिन आखिरकार मां की बात नहीं टाल सका। और छाता भी क्या कोई छोटा मोटा था, 26 इंच तो होगा ही, या शायद 28 इंच। मन ही मन बादलों और छाते को कोसता हुआ रघुनाथ विलिंगटन के मोड़ पर आ पहुंचा। थोड़ी देर बाद दूर से एक ट्राम दिखाई दी। शाम बाजार से आ रही थी, लेकिन ट्राम स्टॉप पर रुकने से जरा पहले ही झमाझम बारिश होने लगी। मजबूरन रघुनाथ को छाता खोलना पड़ा। उफ, कितना भीमकाय छाता है, 4 लोगों को एक साथ पनाह दे सकता है। राम जब रघुनाथ के सामने आकर रुकी तब मूसलाधार बारिश हो रही थी। रास्ते पर रघुनाथ के सिवा कोई दूसरी सवारी नहीं थी। छाता बंद करके ट्राम में चढ़ने पर कपड़े बिल्कुल भीग जाएंगे, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। फुटबोर्ड पर चढ़कर खड़ा होगा और फिर छाता बंद करेगा। ट्राम के दरवाजे पर पहुंचकर भी वो अंदर नहीं चढ़ सका। ठीक उसके सामने 18-19 साल की एक जवान लड़की उतरी। उसके बाएं हाथ में 4-5 किताबें और कॉपियां थी। वो अचानक ट्राम से नीचे उतर पड़ी। फिर शायद बगल से निकलने की मुश्किल के कारण या फिर खुद को बचाने की नासमझ फितरत के चलते वो एकदम सीधे रघुनाथ के छाते के अंदर घुस आई। इस अनचाहे और अचानक हुए वाक्य के लिए रघुनाथ बिल्कुल तैयार नहीं था। क्या करना चाहिए ये वो अचानक तय नहीं कर पाया। उसने लड़की के दाएं हाथ में छाता पकड़ा दिया। वो खुद जल्दी से बाहर निकल आया और बिना कुछ सोचे समझे बारिश में भीगने लगा। छाता हाथ में आते ही लड़की चौंक उठी। वो बोली, ये क्या? रघुनाथ ने बगल से चेहरा झुकाकर लड़की की ओर देखा। वो बोला, जाहिर है ये छाता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं। जो कहना है, फुटपाथ पर चढ़ करके ये मोटर आ रही है। हॉर्न बजाते हुए एक बड़ी टैक्सी बहुत करीब आ गई थी। वो बहुत तेज रफ्तार में थी। इस हड़बड़ाहट में दोनों का ही उधर समय पर ध्यान नहीं गया। इसके अलावा लड़की का पूरा ध्यान बारिश पर ही था। रघुनाथ और उसका विशाल छाता ही उसके दिमाग में छाया था। रघुनाथ ने जोर से लड़की की बाईं बांह पकड़ ली। उसने घसीटते हुए उसे फुटपाथ पर ला खड़ा किया और अगले ही पल वो बड़ी मोटर गाड़ी पानी उड़ाती हुई निकल गई। रघुनाथ ने कहा, मुझे माफ कीजिएगा, आपको इस तरह खींचकर लाने के सिवा कोई और चारा नहीं था। इस बात के जवाब में लड़की के मुंह से शराफत का कोई लफ्ज नहीं निकला। माफ करने लायक कोई अपराध नहीं हुआ है, ऐसा उसने नहीं कहा। शुक्रिया तो बिल्कुल भी अदा नहीं किया। रुंधे हुए गले और चिढ़ भरे चेहरे के साथ वो बोली, हे मां, ये मैं कैसी आफत में पड़ गई? ऐतराज जताते हुए रघुनाथ बोला, पड़ गई क्यों कह रही हैं? कहना चाहिए कि पड़ गई थी, आफत तो टल गई। सचमुच वो मोटर एक बड़ी आफत की तरह गर्दन पर आ गई थी। फिर एक पल चुप रहकर उसने फिक्र से पूछा, लेकिन आप मुझे तो आफत नहीं समझ रही हैं? नहीं समझ रही हूं, ऐसा उसने इशारे से भी जाहिर नहीं किया। लड़की बेकरारी से सड़क के दोनों तरफ देखने लगी। रघुनाथ ने पूछा, इस तरह क्या देख रही हैं? खाली रिक्शा। बारिश के वक्त खाली रिक्शा आसानी से नहीं मिलेगा। उस बात का कोई जवाब न देकर लड़की बोली, ट्राम तो चली गई, आप क्यों नहीं गए? रघुनाथ बोला, आपके उतरते ही कंडक्टर ने घंटी बजाकर ट्राम आगे बढ़ा दी।
जिस बेतकल्लुफी से आप मेरे छाते के अंदर घुस आईं, उससे शायद उसे लगा होगा मैं आपके लिए ही छाता लेकर इंतजार कर रहा था। लड़की किसी भी तरह इस बात से इनकार नहीं कर सकी। जिस तरह से ये वाकया हुआ था, उसमें कंडक्टर का ऐसा सोचना गलत नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ से ऐतराज करने से वो नहीं चूकी। बोली, गाड़ी के दरवाजे के सामने इतना बड़ा छाता खोलकर खड़े रहेंगे तो बिना घुसे क्या करती? उस पर से झट से आपने छाता मेरे हाथ में थमा दिया। थोड़ी झुंझलाई और तेज आवाज में उसने पूछा, अच्छा क्यों दे दिया भला आपने? सोच में पड़े चेहरे के साथ रघुनाथ बोला, शायद ये सोचकर कि आप ले लेंगी। रघुनाथ का जवाब सुनकर लड़की चुप हो गई। इस सफाई का कोई विरोध उसे तुरंत नहीं सूझा, क्योंकि छाता उसने लिया है, इसका सबूत उसके अपने हाथों में ही मौजूद था। मनी मन उसने कहा, सोचने समझने का वक्त दिए बिना ऐसे हाथ में थमा दें तो बिना लिए और क्या किया जा सकता है, ये तो मैं नहीं जानती। लड़की के चेहरे पर एहसानमंदी की जगह रूखाई देखकर रघुनाथ को मनी मन मजा आ रहा था। उसने कहा, मैंने जिंदगी में कभी छाते का इस्तेमाल नहीं किया, आज पहली बार किया तो भारी आफत में फंस गया। छाता ना होता तो मैं सड़क से भीगते हुए ट्राम में चढ़ जाता, आप भी उतरकर भीगते हुए घर चली जाती। मुझे लगता है कि वो एक तरह से अच्छा ही होता। इस नामुराद छाती की वजह से आपको अपने साथ उलझाकर मैंने एक भद्दी सी परेशानी खड़ी कर दी है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि धर्म भी गया और पेट भी नहीं भरा। तीखी आवाज में लड़की बोली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खुद भी भीगा, आपको भी परेशान किया। कहकर रघुनाथ हंस पड़ा। इस सफाई से कुछ हद तक शांत होकर लड़की ने और कुछ नहीं कहा, बस पल भर के लिए तिरछी नजरों से रघुनाथ को देखा और नजरें फेर लीं। शाम बाजार की तरफ से एक और ट्राम दिखाई दे रही थी। लड़की ने कहा, ट्राम आ रही है, ये लीजिए अपना छाता। कहकर छाता रघुनाथ की ओर बढ़ा दिया। छाते को लड़की की ओर धकेलते हुए रघुनाथ बोला, देखिए बेकार में बचपना मत कीजिए, मेरे छाता लेने से किसका भला होगा बताइए? मैं तो भीग ही चुका हूं, उल्टे आप भी भीग जाएंगी, किताबें कॉपियां भी खराब हो जाएंगी। इन भीगे कपड़ों में अब मेरा भवानीपुर जाना भी बेकार है। उससे अच्छा चलिए मैं आपको घर छोड़कर अपने घर लौट जाता हूं। जैसी जोरदार बारिश आई है उसमें अभी सड़क पर इतना पानी भर जाएगा कि आखिर में जूते हाथ में लेकर चलना पड़ेगा। लड़की बोली, एक रिक्शा आ रहा है, देखती हूं खाली है या नहीं। रघुनाथ बोला, रिक्शे में तो पर्दा गिरा हुआ है। बारिश के वक्त खाली रिक्शे में भी पर्दा गिरा कर रखते हैं। बात सच थी, इसलिए रिक्शे के पास आने तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन पास आने पर दिखा कि वो खाली नहीं है, उसमें सवारी है। रघुनाथ बोला, देखा ना आपने, सवारी बैठी है। अब तक आपने 10-12 रिक्शे देख लिए, एक भी खाली नहीं है। आप डरिए मत, बिना किसी हिचक के मेरे साथ चलिए। मैं पक्के तार पर साबित कर दूंगा कि मैं रिक्शे वाले से बुरा इंसान नहीं हूं। रघुनाथ की इस बात पर लड़की घबराकर बोली, नहीं नहीं, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? यहां से मेरा घर बस 5-7 मिनट के रास्ते पर है, आप और कितनी तकलीफ उठाएंगे? असल बात यह थी कि किसी अनजान नौजवान के साथ उसका छाता सिर पर ताने घर पहुंचना लड़की को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। रघुनाथ बोला, तकलीफ और खुशी का हिसाब अपने अपने घर पहुंचकर कर लेंगे। फिलहाल बताइए तो, आपका घर किस तरफ है? पश्चिम की ओर हाथ बढ़ाकर लड़की बोली, नई सड़क से थोड़ा आगे जाकर दाहिने हाथ की एक गली में। आइए, ठीक मेरे पीछे पीछे आइए। ये कहकर रघुनाथ फुटपाथ से उतरकर सड़क पर आ गया। लड़की भी छाता ताने रघुनाथ के पीछे पीछे चलने लगी। एक अनजान और सुंदर लड़की को अपना छाता देकर खुद बारिश में भीगते हुए आगे आगे राह दिखाना, बरसात के दिन का ये अनूठा काव्य दृश्य रघुनाथ के मन में एक अनोखे आनंद का संचार कर रहा था। सड़क के दूसरी तरफ के फुटपाथ पर चढ़कर तेज रफ्तार ट्राम, बस और मोटर के खतरे से बेफिक्र होकर वो बोला। सड़क के उस पार तक इस छाते के प्रति एक अजीब सी चिढ़ से मन खट्टा हो रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि छाता लाकर अच्छा ही हुआ, काम आ गया। रघुनाथ के पीछे रहने के कारण लड़की की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई थी। वो बोली, काम तो मेरे आया ना, इसीलिए तो कह रहा हूं कि लाकर अच्छा ही हुआ। पल भर चुप रहकर लड़की बोली, क्या आप इस तरह भीगते हुए ही पूरे रास्ते जाएंगे? फुटपाथ चौड़ा था और बारिश के वजह से लगभग सूना था। थोड़ा पीछे हटकर लड़की के बराबर आते हुए रघुनाथ बोला, कोई और रास्ता है क्या? आप ही बताइए, हम दोनों एक छाते के नीचे तो आ नहीं सकते। आप तो जानती ही हैं, आप लोगों की नजर में हम अछूत जीव जो ठहरे। ये कहकर वो ठहाका मारकर हंस पड़ा। लड़की सचमुच झेंप गई। इस बात के बाद अगर रघुनाथ को छाते के नीचे आने का न्योता नहीं देती तो उसकी बात सच ही साबित हो जाती।
लड़की की उलझन समझकर रघुनाथ ने तुरंत बात बदल दी। जेब से एक रेशमी बटुआ निकालकर बोला, आप फिलहाल इस भीगे बटुए को अपने पास रखिए, जब छाता लूंगा तब इसे भी ले लूंगा। बटुआ भीगने से शायद उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अंदर रखे नोट ज्यादा भीग गए तो सचमुच नुकसान हो जाएगा। ये कहकर उसने बटुआ लड़की की तरफ बढ़ा दिया। ना चाहते हुए भी उसे बटुआ लेना पड़ा, क्योंकि इस मामूली सी मदद से इनकार करने के लिए कोई ठोस वजह तुरंत समझ में नहीं आई। चलते चलते रघुनाथ ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या पढ़ती हैं? लड़की बोली, ISC। कौन सा साल है? दूसरा साल। किस कॉलेज में? लड़की ने कॉलेज का नाम भी बता दिया। कॉलेज का नाम सुनने के बाद रघुनाथ को लड़की का नाम जानने की उत्सुकता हुई। बोला, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपका नाम जान सकता हूं? रघुनाथ की इस बेजा उत्सुकता पर वह मन ही मन चिढ़ गई थी। माना कि आप जबरदस्ती थोड़ी मदद कर रहे हैं, पर इस तरह उसका पूरा हिसाब बराबर कर लेना बिल्कुल भी भल मनसाहत नहीं है। फिर भी सवाल ऐसा नहीं था जिसे पूरी तरह अनुचित कहा जाए, इसलिए वह बोली, मेरा नाम वसुधा है। वसुधा? वसुधा क्या? चिढ़कर लड़की बोली, वसुधा मुखोपाध्याय। एक पल चुप रहकर रघुनाथ जैसे खुद से ही कहने लगा, वसुधा? वसुधा मुखोपाध्याय? बहुत प्यारा नाम है। वसुधा, तुम्हारा नाम भी उतना ही सुंदर है जितनी तुम खुद हो। उधर साथ चलते चलते रघुनाथ की इस ढिठाई पर गुस्से और अपमान से वसुधा का चेहरा लाल हो गया था। रघुनाथ को किस तरह डांटे यह तय नहीं कर पा रही थी, शायद इसीलिए वह चुप रही। चलते चलते अचानक एक जगह रुककर वसुधा की ओर देखते हुए रघुनाथ ने बड़े कोमल स्वर में पुकारा, वसुधा। आमने सामने खड़े होकर रूखी आवाज में वसुधा बोली, क्या कह रहे हैं? उसी कोमल स्वर में रघुनाथ बोला, अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो वसुधा, तो मैं 16 आने तैयार हूं। किस बात के लिए तैयार हैं? अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। हां, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। रघुनाथ वही था जिससे वसुधा की शादी की बात पहले से चल रही थी। गुस्से से वसुधा की दोनों आंखें सिकुड़ गईं। तीखी आवाज में वह बोली, तो क्या इस तरह अपमानित करने के लिए ही आप मुझे मुख्य सड़क से इस सुनसान रास्ते पर खींच लाए हैं? उस बात का कोई जवाब ना देकर प्रसन्न मन से रघुनाथ बोला, कितनी सुंदर हो तुम वसुधा। शांत रूप में भी तुम जितनी सुंदर हो, इस तेज और क्रोधित रूप में भी उतनी ही सुंदर हो। तुम विधाता की अनूठी रचना। घृणा से भरी आवाज में वसुधा बोली, छी छी, आपको शर्म नहीं आती? आप रिक्शे वालों से अपनी तुलना कर रहे थे, लेकिन रिक्शे वाले आपसे कहीं ज्यादा भद्र होते हैं। कोई भी रिक्शे वाला आपकी तरह ऐसी ओछी बातें नहीं करता। वसुधा की ये तीखी डांट सुनकर रघुनाथ मंद मंद मुस्कुराने लगा। बोला, तुम गलती कर रही हो वसुधा। रिक्शे वाले कोई रघुनाथ तो है नहीं, भला किस गरज से वे ऐसी अजीब बात कहेंगे बताओ? तुम्हें वसुधा मुखोपाध्याय के रूप में जानकर क्या वे मेरी तरह इस तरह हैरानी और खुशी से पागल हो उठते? कभी नहीं उठते। वसुधा मुखोपाध्याय न होकर अगर तुम कोई उर्मिला चटर्जी या प्रमिला गांगुली होती तो देखती कि मैं रिक्शे वालों से कितना ज्यादा भद्र होता। रघुनाथ की बात सुनकर वसुधा गहरी उत्सुकता से बिना पलक झपकाए उसकी ओर ताकती रह गई। वसुधा के हैरानी से भरे चेहरे के अनकहे सवाल को बिल्कुल सही सही पढ़कर रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, सचमुच वही। मैं रघुनाथ बनर्जी हूं, बिना देखे बिना सुने तुम्हें ठुकराने के अपराध का दोषी। लेकिन पहले तो ये नहीं जानता था कि तुम ऐसी हो। लेकिन भला किसमें इतनी हिम्मत थी कि आमने सामने खड़े रहकर वे सारी बातें अंत तक सुन सके? देखा गया कि वसुधा न जाने कब छाता ताने ही पीठ फेरकर पास के एक छोटे से पार्क की रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई है। वसुधा, वसुधा। वसुधा बिल्कुल चुप थी। इसी वसुधा के माता पिता लंबे समय से अपनी बेटी को रघुनाथ के हाथों सौंपने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। रघुनाथ की विधवा मां की भी इस शादी में पूरी सहमति थी, मगर रघुनाथ ने भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी थी कि विलायत से पढ़ाई पूरी करके लौटने से पहले वो शादी नहीं करेगा।
इसी वजह से अब तक वो वसुधा को देखने के सारे आग्रह और दबाव टालता आया था। जिस संपत्ति को अपने भंडार में जोड़ने का कोई इरादा ही न हो, उसे परखने के लिए उसकी दुकान पर जाना बिल्कुल बेकार है। लेकिन आज प्रकृति और भाग्य के एक अजब संयोग से बारिश की धार के बीच उनकी मुलाकात हुई। एक ही छाते के नीचे दोनों का मिलन हुआ। रघुनाथ धन कुबेर स्वर्गीय हरनाथ बैनर्जी का इकलौता बेटा है। वो विश्वविद्यालय का एक होनहार छात्र है जिसने गणित में रिकॉर्ड अंक हासिल करके एमएससी की परीक्षा पास की है। कॉलेज के छात्र छात्राओं की जुबान पर उसका ही नाम रहता है और शादी का प्रस्ताव आने के बाद से वसुधा तन मन से उसी नाम को जपती है। भले ही नाम जपने की बात ठीक से पता न हो, फिर भी वसुधा भी उतनी ही चाहत से उसकी कामना करती है। ये बात रघुनाथ वसुधा के रिश्तेदारों की प्रबल उत्सुकता से आसानी से समझ जाता था। इसलिए परिचय होने से पहले एक अनजान और अनचाही लड़की के सहारे जिस निष्काम और निस्वार्थ काव्य ने जन्म लिया था, परिचय मिलने के बाद वो वैसा नहीं रह गया। तब उस व्यक्तिगत काव्य परिस्थिति के केंद्र में वसुधा अपनी पूरी सत्ता के साथ उभर आई। एक तयशुदा शादी के जरिए जिस अपराध को पूरी तरह से मिटाया जा सकता हो, वो अपराध रहता ही नहीं है। इसलिए इस संयोग से मिले अनसोचे सौभाग्य का थोड़ी गहराई से आनंद लेने में कोई नैतिक बाधा है, ऐसा रघुनाथ को नहीं लगा। बारिश थोड़ी कम हो गई थी। पीछे से रघुनाथ बोला, पहले कौन जानता था वसुधा कि इस तरह एक अजब अंदाज में आकर तुम सिर्फ मेरे छाते के भीतर ही नहीं बल्कि सीधे मेरे प्राणों में उतर आओगी। इस बात का भी कोई जवाब न देकर वसुधा चुपचाप खड़ी रही। अचानक हुई हैरानी और झिझक से पैदा हुई वसुधा की इस गहरी जकड़न को तोड़ने के लिए रघुनाथ के मन में एक शरारत सूझी। अपनी आवाज को जहां तक हो सके गंभीर बनाकर वो बोला, इस तरह तुम्हारा खड़े रहना ठीक नहीं है वसुधा। सड़क पर भले ही उतने लोग ना हों, लेकिन खिड़कियों में झांकती उत्सुक आंखों की कोई कमी नहीं है। वे जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हारे सामने कोई ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जिसकी वजह से तुम मेरे सामने पढ़ने से डर रही हो। हे भगवान! चौंक कर वसुधा ने सामने के मकानों पर एक तेज नजर दौड़ाई और तेजी से घर की तरफ बढ़ चली। पीछे चलते चलते रघुनाथ ने पुकारा, वसुधा! वसुधा रुकी नहीं, बस अपनी चाल थोड़ी धीमी करके एक बार पीछे मुड़कर देखा। रघुनाथ बोला, इस तरह अगर तुम मेरे आगे आगे भागती रहोगी तो लोग मुझे कोई बदमाश समझेंगे। तुम मेरी बहुत करीबी हो, इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। रुको। वसुधा अपनी चाल रोककर खड़ी हो गई। पल भर में वसुधा के पास पहुंचकर रघुनाथ बोला, धीरे चलो वसुधा, तुम्हारे घर का थोड़ा सा रास्ता तो वैसे ही खत्म होने को आया है। उस पर से भाग दौड़ करके आज के इस बरसाती दिन के अनूठे काव्य की छोटी सी उम्र को और छोटा मत करो। मेरी अच्छी वसुधा, धीरे धीरे चलो। वसुधा धीरे धीरे रघुनाथ के साथ साथ चलने लगी। रघुनाथ बोला, घर जाके आज अपनी मां से कहना वसुधा, रघुनाथ ने कहा है कि वसुधा को अपने घर की लक्ष्मी बनाए बिना किसी सरस्वती की कृपा पाने के लालच में वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तिरछी नजरों से वसुधा ने एक बार रघुनाथ की ओर देखा। उस नजर में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी, अब वहां लाज और खुशी का अनूठा संगम था। मुस्कुराते हुए रघुनाथ बोला, अब तो वसुधा तुम अपने छाते के नीचे मुझे पनाह दे सकती हो। इधर उधर देखकर बुलाने के अंदाज में थोड़ा सा सिर हिलाकर धीमे स्वर में लाल होते चेहरे के साथ वसुधा बोली, आइए। रघुनाथ हंसने लगा, धीरे धीरे सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन भीग गया, यही काफी है। तुम्हारे कपड़े और नहीं भिगोना चाहता। फिर एक पल रुककर वो कहने लगा, कोई बात नहीं वसुधा, आज इस छाते ने हमें मिलाया है। शायद आगे की जिंदगी भी यही छाता हमारी सबसे प्यारी याद बनकर रहे। आसमान में जब घने बादल घिराएंगे और बारिश शुरू होगी, तब कभी कभी हम दोनों इसी छाते के नीचे साथ साथ बारिश में निकल पड़ेंगे। इस छाते ने हमें मिलाया है वसुधा। हमारे मिलन के प्रतीक इस छाते को हम हमेशा बड़े प्यार और सहेज कर रखेंगे। अगले ही पल अचानक रुककर रघुनाथ की ओर देखते हुए वसुधा बोली, ये हमारी गली है। लेकिन गली के मुहाने पर सड़क के इस छोर से उस छोर तक इतना पानी भरा था कि वसुधा के लिए उसे लांघ पाना मुमकिन नहीं था। पानी के बीच कहीं कोई सूखी जमीन या ईंट पत्थर है या नहीं जिस पर जूता रखकर पार किया जा सके, शायद वो यही देख रही थी।
तभी उसके कान के पास मुंह लाकर रघुनाथ बोला, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं। सामने की तरफ ही मुंह सीधे रखते हुए धीमे स्वर में वसुधा बोली, क्या? दोनों हाथों से तुम्हें उठाकर झट से पार करा दूं? ये प्रस्ताव सुनकर लाल चेहरे के साथ रघुनाथ पर एक चौंकी हुई नजर डालकर वसुधा छप छप करती हुई पानी में उतर पड़ी। कितना भयानक इंसान है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गणित में रिकॉर्ड नंबर मिले तो क्या हुआ, कामकाज और बातचीत में बेहद अल्हड़ और बेहिसाब है। एक ही छलांग में पानी पार करके वसुधा के पास पहुंचकर रघुनाथ बोला, अपनी इस झिझक के कारण हमें कई अच्छी चीजों से महरूम होना पड़ता है वसुधा। मैं अगर आज मैं न होकर तुम होता तो इतने प्यार भरे प्रस्ताव को कभी न ठुकराता। के बाद भी काफी बेहिसाब थे, इसलिए वसुधा ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। गली में थोड़ा आगे जाकर बाईं तरफ वसुधा का घर था। मुख्य दरवाजे के सामने पहुंचकर सीढ़ी के 2 पायदान चढ़कर वसुधा रघुनाथ की तरफ मुड़कर खड़ी हुई। फिर छाता रघुनाथ के हाथ में थमाकर लजाते हुए चेहरे से बोली, मुझे आप माफ कर दीजिएगा। हैरानी भरे स्वर में रघुनाथ बोला, माफ करूं? क्यों? क्या किसी और के साथ तुम्हारी शादी पक्की हो गई है क्या? सिर हिलाकर वसुधा बोली, मैं वो नहीं कह रही हूं। आज मैंने आपको जो भी अनुचित बातें कही हैं उनके लिए माफी मांग रही हूं। वसुधा की बात सुनकर रघुनाथ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। बोला, तो क्या अब मैं रिक्शे वालों से थोड़ा भद्र लगने लगा हूं? मुझे माफ कर दीजिए। वसुधा की आवाज में गहरे पछतावे की करुणा थी। रघुनाथ बोला, नहीं नहीं वसुधा, तुम्हें माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जिन बातों को तुम अनुचित कह रही हो वे ही बातें मेरे जीवन में हमेशा के लिए एक अनमोल खजाना बन गई। वे बातें सुनकर ही तुम मुझे इतनी अनोखी लड़की लगी थी। अब पछतावा हो रहा है कि इतनी जल्दी अपना परिचय क्यों दे दिया, क्यों कुछ देर और तुमसे डांट नहीं खाई। तुम्हारे कड़वे बोल कितने मीठे हैं इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तुम एक ऐसा अनोखा गुलाब हो जिसके कांटों की चुभन में भी आनंद है। युवा प्रेम के इस अनूठे और जानलेवा लाड़ प्यार ने वसुधा के प्रेम विभोर हृदय को एक अपूर्व संगीत से भर दिया। उस संगीत की सही भाषा यही थी, तुम्हारे चरणों में मेरे प्राणों को प्रेम की फांसी लग गई है। सब कुछ सौंपकर तन मन देकर मैं सचमुच तुम्हारी दासी हो गई हूं। लेकिन ये बात कौन अपने मुंह से बोलकर जाहिर करता है? वसुधा बोली, मेरी एक बात है, कहो। यहां अपना परिचय मत दीजिएगा। हैरानी से रघुनाथ बोला, परिचय नहीं दूं? कभी नहीं। नहीं, आज मत दीजिएगा, अभी मत दीजिएगा। मुस्कुराते हुए रघुनाथ बोला, अभी तो मैं यहीं से विदा ले रहा हूं, इसलिए आज का कोई डर नहीं है। लेकिन कल सुबह मां को लेकर तुम्हारे दरबार में हाजिर होऊंगा। तुमने तो अभी तक साफ तौर पर अपनी रजामंदी नहीं बताई है वसुधा, क्या कहती हो? कल आओ ना। लाल चेहरे के साथ धीमे स्वर में वसुधा बोली, आइएगा। फिर पीछे मुड़कर दरवाजे पर 2-4 बार धक्का दिया। अंदर ही एक नौकर काम कर रहा था। उसने जल्दी से आकर दरवाजा खोल दिया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं, कहकर रघुनाथ तेज कदमों से वहां से चला गया। एक पल चुपचाप रघुनाथ की ओर देखते हुए अपने एहसानमंद मन की पूरी मिठास से मन ही मन रघुनाथ की वंदना करके खुशी से भरी वसुधा ने घर के अंदर कदम रखा और दरवाजा लगा दिया। घर में घुसते ही बाईं ओर दूसरी मंजिल पर जाने की सीढ़ियां थीं। उन्हीं सीढ़ियों से वसुधा की मां सत्यवती नीचे आ रही थीं। वसुधा को देखकर बोली, अरे तूने दरवाजा लगा दिया, वो लड़का कहाँ गया? थोड़ा सकपकाकर वसुधा बोली, कौन? सत्यवती बोली, मैंने ऊपर खिड़की से देखा था, एक लड़का अपना छाता तुझे देकर भीगते हुए तेरे साथ आ रहा था, उसी की बात कर रही हूं। वसुधा बोली, वे अपने घर चले गए। कौन है वो? कहाँ मिला था? 2 सवाल एक साथ, पहले का जवाब देना सुरक्षित नहीं था। वसुधा ने सीधे दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, वेलिंगटन स्क्वायर के मोड़ पर। सत्यवती बोली, बेचारा इतनी दूर से आया था ना, भीगे कपड़ों में लौटने की बजाय कपड़े बदलकर थोड़ी चाय वाय पीकर जाता तो अच्छा होता। तू जानती है क्या उसे? मुश्किल सवाल। नहीं जानती कहेगी तो झूठ होगा, जानती हूं कहेगी तो अगला सवाल और भी मुश्किल रूप में सामने आएगा। वसुधा घबराकर यही सोच रही थी कि क्या जवाब दे, तभी भाग्य मेहरबान लगा। मुख्य दरवाजे पर अचानक दस्तक सुनाई दी। सत्यवती बोली, सुधीर शायद कॉलेज से आ गया है, दरवाजा खोल दे वसु। सुधीर वसुधा का बड़ा भाई था। सत्यवती की बात सुनकर वसुधा खुशी से फूल उठी। अगर सुधीर हुआ तो मां को उसके हवाले करके वो सीधे भागकर अपने कमरे में पनाह ले लेगी। फिर अगले दिन सुबह तक किसी तरह छिपते छिपाते वक्त काट लेगी। आखिर में जब मां के साथ रघुनाथ हाजिर होगा तब असीम हैरानी और खुशी के बीच सारी उलझनों का हल निकल आएगा। दरवाजा खुलते ही वसुधा चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई।
वो सुधीर तो था ही नहीं, बल्कि सत्यावती के मुश्किल सवाल से भी कहीं ज्यादा मुश्किल चीज यानी खुद रघुनाथ दरवाजे के सामने खड़ा था। फिर भी मन की छिपी हुई खुशी सारी लाज और घबराहट को किनारे धकेलकर चुपचाप उसके होठों की मुस्कान बनकर उभर आई। वसुधा के पीछे सत्यावती को देखकर रघुनाथ संभल गया। वसुधा की तरफ हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरा बटुआ। अरे बाप रे! रघुनाथ को विदा करते वक्त वसुधा खोई खोई सी थी और बटुए की बात बिल्कुल ही भूल गई थी। लाल चेहरे के साथ हाथ बढ़ाकर उसने बटुआ रघुनाथ को लौटा दिया। सत्यावती पास आकर खड़ी हो गई थीं। बेटी की तरफ देखकर हैरानी से बोली, इनका बटुआ तेरे पास कैसे आया? वसुधा के कुछ बोलने से पहले इस सवाल का जवाब रघुनाथ ने दिया। बोला, कपड़े का बटुआ है, अंदर नोट थे, भीगकर खराब होने के डर से मैंने इन्हें छाते के नीचे रखने को दे दिया था। ये कहकर वो हंसने लगा। वसुधा की ओर देखकर सत्यावती बोली, कैसी लड़की है तू? छाता तो लिया ही था, ऊपर से बटुआ लेकर बिना लौटाए इन्हें भीगे कपड़ों में ही जाने दे रही थी। वसुधा की तरफ देखकर रघुनाथ ने पूछा, मां है ना? वसुधा बोली, हां। दरवाजा पार करके अंदर आते हुए रघुनाथ ने सत्यवती के पैर छुए। रघुनाथ की शक्ल सूरत और बर्ताव देखकर सत्यवती मन ही मन बहुत खुश हुई थी। उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, जीते रहो। फिर बड़े प्यार से बोली, आओ बेटा, अंदर आओ, भीगे कपड़े बदलकर चाय पीकर फिर जाना। खुश होकर रघुनाथ बोला, नहीं मां, आज चलता हूं, कल सुबह फिर आऊंगा, लेकिन कल अकेला नहीं आऊंगा, मां को साथ लेकर आऊंगा। ये कहकर उसने वसुधा की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। हैरान होकर सत्यवती बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अपनी मां को साथ क्यों लाओगे बेटा? रघुनाथ बोला, वो बात अभी बता दी तो वसुधा के साथ तय हुए वादे को तोड़ने का अपराध हो जाएगा। बाद में आप वसुधा से सब कुछ सुन लीजिएगा। वसुधा की तरफ देखकर सत्यवती ने पाया कि वसुधा कुछ दूर आगे जा रही है। एक बार उन्होंने सोचा कि उसे बुलाकर बात पूछ ले, लेकिन शायद वसुधा भी अभी कुछ बताने को राजी नहीं होगी। यही सोचकर रघुनाथ से बोली, तुम वसुधा को पहले से जानते हो? रघुनाथ बोला, जानता हूं। कितने दिनों से? थोड़ा सोचकर रघुनाथ बोला, लगभग 8-9 महीने से। आज वसुधा तुम्हारे पास गई थी? बेचैन होकर रघुनाथ बोला, नहीं नहीं, वसुधा मेरे पास किसी भी दिन नहीं गई है। आज कॉलेज से लौटते वक्त जब वसुधा वेलिंगटन के मोड़ पर ट्राम से उतर रही थी, तब उस ट्रैम पर चढ़ने के लिए मैं वहां खड़ा था। बहुत तेज बारिश आ गई थी, इसलिए वसुधा को घर पहुंचाने आ गया हूं। ये कहकर रघुनाथ ने फिर से विदा लेनी चाही। ऐसी एक अनसुलझी उलझन के बीच सत्यवती का मन रघुनाथ को अचानक जाने देने का नहीं हुआ। इसके अलावा भीगे कपड़े बदलकर चाय पीकर जाने का आग्रह तो वे पहले ही कर चुकी थीं। वे बोलीं, नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे भीगे कपड़ों में मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। रघुनाथ ने थोड़ी और आनाकानी की, लेकिन आखिर में उसे राजी होना ही पड़ा। सत्यवती ने नौकर भजुआ को बुलाया, उसे नीचे के बाथरूम में धुली हुई धोती, कुर्ता और गंजी देकर रघुनाथ को वहां ले जाने का हुक्म दिया। उसके बाद रघुनाथ के बाथरूम में जाने पर वे बेटी की तलाश में दूसरी मंजिल पर गईं। वहां जाकर पता चला कि वसुधा भी ऊपर के बाथरूम में घुस गई है। बेटी ने इस वक्त उन्हीं के सवालों से बचने के लिए बाथरूम में पनाह ली है। ये समझने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगी। नीचे आकर दक्षिण तरफ के बरामदे में वे चाय की मेज के सामने बैठ गईं और सत्यवती गहरी सोच के ताने बाने में उलझ गईं। 15-20 मिनट बाद नहाकर और कपड़े बदलकर रघुनाथ बाथरूम से बाहर निकला। फिर भजुआ के साथ आकर वो दक्षिण वाले बरामदे में बैठ गया। भजुआ के जाते ही सत्यवती ने रघुनाथ से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वसुधा को दिए गए वचन को याद करके रघुनाथ बोला, मेरा नाम रामचंद्र है, रामचंद्र बैनर्जी। तुम क्या करते हो, पढ़ते हो? हाँ, पढ़ता हूं। क्या पढ़ते हो? रघुनाथ बोला, कानून की पढ़ाई करता हूं। बहुत आग्रह और विनती भरे स्वर में सत्यवती बोली, मेरे अच्छे बेटे, अपनी मां को कल सुबह क्यों लाओगे, ये बात मुझे साफ साफ बताओ। मेरी जानने की बहुत इच्छा हो रही है। एक पल सोचकर रघुनाथ बोला, आपकी बात मैं टाल नहीं सका, लेकिन मैंने ये बात आपको बताई है, ये वसुधा से कम आज तो मत कहिएगा। सत्यवती बोली, ठीक है, नहीं कहूंगी, तुम बताओ। रघुनाथ बोला, मां को लाऊंगा, वसुधा के साथ मेरी शादी का
दिन पक्का करने के लिए। गहरी हैरानी से सत्यवती बोली, शादी पक्की करने या शादी का दिन पक्का करने? रघुनाथ बोला, दिन पक्का करने, बशर्ते अगर आप लोगों की रजामंदी हो तो। तुम लोगों की रजामंदी है? तुम्हारी रजामंदी है? है। वसुधा की? सत्यवती का सवाल सुनकर रघुनाथ हंस पड़ा, बोला, मां, लगता है आप वसुधा के सामने मुझे शर्मिंदा किए बिना नहीं छोड़ेंगी। है। सत्यवती ने पूछा, उसने तुम्हें अपनी रजामंदी कब बताई? रघुनाथ बोला, आज, थोड़ी देर पहले। लकड़ी की एक ट्रे में भजुआ, चाय और नाश्ता लेकर आ गया। सत्यवती बोली, बिटिया कहाँ है? भजुआ बोला, बिटिया तो उस कमरे में है, कहकर उसने पास वाले कमरे की तरफ इशारा कर दिया। हैरानी से सत्यवती बोली, उस कमरे में है? बड़ी अजीब लड़की है। फिर वसुधा, वसुधा कहकर वे खुद ही तेज आवाज में पुकारने लगी। वसुधा कमरे से बाहर बरामदे में आ गई। सत्यवती बोली, कैसी लड़की है तू? यहां बैठ, रामचंद्र को चाय नाश्ता करा। रघुनाथ और वसुधा की नजरें मिली। रघुनाथ के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान खिल उठी और वसुधा के चेहरे पर हैरानी भरा आनंद। पास ही एक कुर्सी पर बैठकर धीमे स्वर में वसुधा बोली, मैं चाय बना दूं? मुस्कुराते हुए वसुधा की तरफ देखकर रघुनाथ बोला, दोगी तो दो। चीनी मिलाते समय भजुआ को बुलाने के लिए सत्यवती थोड़ी दूर उठकर गई थी। रघुनाथ की तरफ देखकर वसुधा ने पूछा, कितने चम्मच चीनी डालूं? मुस्कुराते हुए रघुनाथ धीमे स्वर में बोला, 1 चम्मच न भी डालो तो भी मीठी लगेगी। रघुनाथ की बात सुनकर वसुधा का चेहरा लाल हो गया। चाय में 2 चम्मच चीनी मिलाकर उसने चाय का प्याला रघुनाथ की तरफ बढ़ा दिया। लौटकर कुर्सी पर बैठते हुए सत्यवती ने दूसरी बात छेड़ दी। वे बोली, तुम कितने भाई बहन हो रामचंद्र? रघुनाथ बोला, मेरा कोई भाई नहीं है, 3 बहनें हैं। परिचय जानने का यह सिलसिला थोड़ी देर और चलने के बाद मुख्य दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। पास ही भजुआ खड़ा था। बोला, भैया कॉलेज से आ गए। ये कहकर वो दरवाजा खोलने चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद भैया की जगह वसुधा के पिता दीनानाथ दिखाई दिया। पास आकर रघुनाथ को उत्सुकता और हैरानी से देखकर दीनानाथ बोले, अरे ये रघुनाथ है ना? सत्यवती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं रघुनाथ नहीं, रामचंद्र है। दीनानाथ ने सिर हिलाकर कहा, पक्का रघुनाथ ही है, रामचंद्र नहीं है। रघुनाथ की तरफ देखकर बोले, तुम रघुनाथ नहीं हो? विनम्र स्वर में रघुनाथ बोला, जी हां, मैं रघुनाथ ही हूं। हैरानी से सत्यवती बोली, कौन सा रघुनाथ? दीनानाथ बोले, जिस रघुनाथ को पाने के लिए तुम दिन रात भगवान से प्रार्थना करती हो, वही रघुनाथ। रघुनाथ की तरफ देखकर खुशी से भरे सवाल के साथ सत्यवती ने पूछा, हां बेटा, सचमुच? रघुनाथ बोला, सचमुच। तो फिर तुमने क्यों कहा कि तुम्हारा नाम रामचंद्र है? इस उलझन को दीनानाथ ने सुलझाया। मुस्कुराते हुए बोले, रघुनाथ के कई नाम हैं, उनमें से एक रामचंद्र भी है। हैरानी और खुशी से सराबोर होकर सत्यवती ने पुकारा, वसुधा! लेकिन वसुधा तो पहले ही बातों के बीच न जाने किस पल वहां से ओझल हो चुकी थी। कभी कभी प्रेम लंबे परिचय से नहीं जन्म लेता, वो जन्म लेता है एक बरसाती दोपहर से, कुछ मासूम तकरारों से, कुछ अनकहे संकोच से और एक ऐसे विश्वास से जो बिना मांगे ही किसी के साथ चल पड़ता है। उस दिन रघुनाथ ने केवल अपना छाता नहीं दिया था, उसने अपने जीवन का दरवाजा खोल दिया था। और वसुधा ने केवल बारिश से पनाह नहीं ली थी, उसने अनजाने में उस व्यक्ति को अपना लिया जो वर्षों से उसका होने वाला था, लेकिन पहली बार सचमुच उसका बन पाया। शायद इसलिए कुछ वस्तुएं साधारण नहीं होती, किसी के लिए वे सिर्फ एक छाता होती हैं और किसी के लिए पूरी जिंदगी की सबसे सुंदर स्मृति। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है रघुनाथ और वसुधा का मिलन केवल एक संयोग था या फिर बारिश उस दिन सचमुच नियति का संदेश लेकर आई थी। नमस्कार।